19 मार्च 2026 को एक फिल्म रिलीज होता है, धुरंधर द रिवेंज। इस फिल्म को लेकर जनता में एक अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिला। सारे थिएटर के हॉल हाउस फुल जा रहे हैं, टिकट के प्राइस 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर बेचा जा रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। पूरा हाउस फुल जा रहा है मूवी। एक तरफ लोगों का मानना है ये प्योर प्रोपेगेंडा मूवी है और एक तरफ लोग देशभक्ति के लिए मूवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। देशभक्ति के लिए चेयर करो वो अच्छी बात है, बट अगर किसी पार्टी का ये प्रोपेगेंडा है तो वो गलत है। मैं ईद के दिन ये मूवी देखने गया और मुझे ये मूवी इतना प्रोपेगेंडा भरा लगा, मैंने कहा वीडियो तो बनता है। आखिर कौन कौन सा वो प्रोपेगेंडा इस मूवी में भरा गया है जिसको देखकर लोग बिना कुछ वेरीफाई करे सच मान रहे हैं। मुझे कोई पर्टिकुलर पार्टी से दिक्कत नहीं है और ना मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, बट क्योंकि एक देशभक्ति के आड़ में कुछ और ही एजेंडा पेश किया गया है इस मूवी में, उसके ऊपर तो बात करना बनता ही है। पहली चीज जो मुझे इस फिल्म के बारे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा वो है इस मूवी का नैरेटिव। ये मूवी एंटी है या फिर हिंदू मुस्लिम करने के लिए बनाया गया है। फिल्म में एक डायलॉग है, हिंदू बहुत डरपोक कौम है। ऐसे डायलॉग मूवी में दिखाकर हिंदू धर्म को सिर्फ ट्रिगर करने की कोशिश करा जा रहा है कि भैया हिंदू लोग जाग जाओ, तुम्हें मुस्लिम्स कमजोर समझ रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम एंगल आया ही कहां से? ये तो किसी और कंट्री के ग्रुप के साथ हमारी गवर्नमेंट की फाइट थी ना। ये पाकिस्तान का ग्रुप से इंडियन गवर्नमेंट का फाइट था और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्यों खेला जा रहा है? अगर मूवी के मेकर्स की अच्छी नीयत होती इस फिल्म को लेकर तो ये लाइन होता ही नहीं कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है। अब क्योंकि मैं खुद ईद के दिन मूवी देखने गया था तो मेरे हॉल में आधे तो मुस्लिम्स ही आ रखे थे मूवी देखने। जब ये डायलॉग बोला गया ना, लोगों में एक अनकंफर्टेबल, एक ऑकवर्ड सी रिएक्शन देखने को मिला, क्योंकि इस डायलॉग की शायद जरूरत नहीं था कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है। इससे क्या साबित करना चाहते हो कि मूवी लोग देखे और थोड़ा सा जागरूक हो? क्या किस बात का जागरूक? ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया की एजेंडा को प्रमोट करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ऐसे डायलॉग मूवी में दिया गया है। दूसरा प्रोपेगेंडा है क्रेडिट चोरी का। हमजा को पाकिस्तान में 2004 में भेजा गया और जितने भी थे, वो मेजर इकबाल हो, रहमान डाकेत हो, अरशद पप्पू हो या फिर चौधरी असलाम हो, सबके सबको 2014 के पहले ही एनकाउंटर कर दिया गया है। ये सारे जो स्पाई ऑपरेशंस थे, ये सारे एनकाउंटर्स 2014 के पहले हुए हैं, ना कि बाद में। वो मनमोहन सिंह के सरकार में हुआ था, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर था हमारे देश में, मनमोहन सिंह जी, उनके टाइम पर हुआ। 2014 से पहले जो सरकार था उस टाइम पर ये स्पाई ऑपरेशंस एंड इन खतरनाक के एनकाउंटर हुए थे और मूवी ने ऐसे तोड़ मरोड़ कर चीजें प्रेजेंट करा है कि लोग आसानी से समझ रहे हैं कि ये 2014 के बाद एनकाउंटर्स हुए हैं, जब इंडिया में नया सरकार बना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक क्रेडिट चोरी का खेल खेला जा रहा है। इस फिल्म में डीमोनेटाइजेशन को एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया है कि क्योंकि इसके फंडिंग को भी रोकना था और ब्लैक मनी को भी रोकना था, इसीलिए 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री 8 बजे टीवी पर आकर बोलते हैं कि कल से 500 और 1000 के नोट बंद। फिल्म में एक सीन है कि 60,000 करोड़ की फेक करेंसी रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया। तो अगर ये इंफॉर्मेशन था कि नेपाल के थ्रू मनी इंडिया में आने वाला है तो भाई उसको जाके पकड़ लेते। इंफॉर्मेशन तो था हमारे नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास, तो उनको जाके पकड़ा क्यों नहीं गया? मतलब फेक करेंसी, ब्लैक मनी, ये सब तो चीजें चलता ही रहता है, तो क्या हर महीने नोट बंद कर दिया जाएगा? नहीं, उसको जाके पकड़ेंगे? नहीं, पूरे देश में नोट ही बंद करवा देंगे 500 और 1000 के, और लोगों को लाइन में खड़ा कर दो। अगर डिमोनेटाइजेशन एक मास्टर स्ट्रोक था तो फिर आरबीआई कैसे कह रहा है कि 99.3% नोट्स बैंक में वापस आ चुके हैं? वो ब्लैक मनी व्हाइट वॉश करके हो, जो भी करके हो, अगर 99.3% बैंक नोट्स, लगभग 13 लाख करोड़ के जो नोट्स प्रिंट करे गए थे, अगर वो ऑलमोस्ट सारे वापस आ चुके हैं तो ये मास्टर स्ट्रोक हुआ कैसे? और ऊपर से पूरे देश में 120 लोग इस लाइन में खड़े होकर ही मर गए, तो ये मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ? दिस इज क्लियरली अनदर प्रोपेगेंडा। एक डायलॉग है फिल्म में कि चाय वाले ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। एक और सीन है जहाँ पे रणवीर सिंह बोलता है ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मतलब सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बोल सकते थे, नया हिंदुस्तान, मतलब 2014 के बाद जो हिंदुस्तान है वो वाला हिंदुस्तान। तो मतलब प्रेजेंट ये करने की कोशिश किया जा रहा है कि नए भारत में आप लोग बहुत सेफ हो और कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे ब्लास्ट हमले खत्म। बट 2014 के बाद भी हमला रुका कहाँ? उल्टा 2014 के बाद इंटेलिजेंस फेलियर ही देखने को मिला है। ये देखो, ये जो सारे अटैक है वो 2014 के बाद हुआ है। पुलवामा में इतनी हाईली सेंसिटिव एरिया पे इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद 300 केजी आरडीएक्स यहाँ पर आए कैसे और ब्लास्ट कैसे हो गया? और अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम अटैक में भी सिक्योरिटी फेलियर देखने को मिला। तो ये जो फिल्म में नैरेटिव है कि 2014 के बाद देश बहुत सुरक्षित बन गया है, ये एक और प्रोपेगेंडा है।
अगली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे इस मूवी से लगा वो है इस मूवी की वॉयलेंस। इस मूवी में हद से ज्यादा ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सेसिव है। मतलब मैंने तो इतना ज्यादा ब्रूटल फाइनल डेस्टिनेशन में भी नहीं देखा था। ऐसे कई सारे स्टडीज हो रखा है जो हमें बताते हैं कि जितनी ज्यादा हम नेगेटिव चीजों से, जितनी ज्यादा हम वायलेंस से इंटरेक्ट करेंगे, इवेंचुअली वो चीज हमारे लिए नॉर्मलाइज होता जाता है। मतलब हम रिपीटेडली अगर वायलेंस से, ब्रूटल से, नेगेटिव चीजों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे इससे पहले एनिमल मूवी आया उसमें भी ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं, फिर धुरंधर 1 आया, फिर ये धुरंधर 2 आया। तो जितना ज्यादा हम नेगेटिव और इतने ब्रूटल से फेमिलियर होते जा रहे हैं, ये चीजें इवेंचुअली हमारे दिमाग में नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं कि हाँ इतना तो नॉर्मल है, कि हाँ ये तो बीच बाजार में हेट को अलग कर दे रहा है, ये तो नॉर्मल है। और फिर यही चीजें घूम फिर कर ना सोसाइटी पे हमारे रिफ्लेक्ट होता है। अब कई लोग कहेंगे नहीं भाई ये तो मूवी है, मूवी को मूवी की तरह लो, इससे क्यों सीखना। मेरे हिसाब से नहीं, हमारा ब्रेन ऐसे काम नहीं करता। हमारा ब्रेन जो रिपीटेडली चीजें देखता है वही चीज हमारा ब्रेन सीखता है और वो हमारा ब्रेन नॉर्मलाइज कर लेता है। तो चाहे वो नेगेटिव चीजें ही क्यों ना हो और ब्रूटल क्यों ना हो, माना कि वो चीजें फैक्ट है या फिर फ्रिक्शनल है, वो चीजें हमें अवेयरनेस के लिए सिखाया जा रहा है, उसके बावजूद क्योंकि हम वो चीजें बार बार देख रहे हैं वो हमारे दिमाग में इवेंचुअली नॉर्मलाइज होता जाता है। और हम जो लोग अवेयर हैं, खुद जिनका खुद के ऊपर कंट्रोल है, उन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट जो लोग ऐसे दंगे वंगे में करने चले जाते हैं, मतलब छपरी टाइप के लोग हैं, वो लोग इन चीजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं क्योंकि मूवी में ये सीन्स बहुत अच्छे साउंड इफेक्ट के साथ बहुत दबंग तरीके से प्रेजेंट करा जाता है। और ये दंगे करने वाले लोग जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो इनके दिमाग में भी वही चीज चलता है कि इनको ऐसे ये करा जाए। तो इवेंचुअली क्यों ना अवेयरनेस के लिए ही हो, अगर हम नेगेटिव चीजें देखेंगे, ब्रूटल हमारे मूवीज में नॉर्मलाइज करा जाएगा तो घूम फिर कर वो हमारे सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करेगा। एंड द अनदर थिंग, मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर ने जीरो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया है। माँ बहन की गालियां, मेल प्राइवेट पार्ट की गालियां, मतलब जितनी तरह की गालियां हो सकता है फिल्म में दे रखा है। कुछ चीजें साइलेंट है तो कुछ चीजें पूरा ही है। गंदे गंदे साइंस जो एसपी असलम कर रहा है और बाकी सारे लोग कर रहे हैं ओपनली, मतलब कोई सेंसर करके भी नहीं दिखाया गया, ओपनली मेल प्राइवेट पार्ट के ऊपर हाथ देकर गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। इतनी गालियां, इतनी वायलेंस और इतने गंदे गंदे इशारे हैं ना इस मूवी में कि नेटफ्लिक्स भी शर्मा जाए। वो भी अपने प्लेटफॉर्म में इतना गालियां और इतना वायलेंस रिलीज नहीं करते जितना नेशनल लेवल पर थिएटर में करा जा रहा है। और सीबीएफसी हमारा सेंट्रल बोर्ड अप्रूव भी कर दे रहा है, बट जो फिल्म रिलीज होना चाहिए था वो नहीं करेंगे। अब हाल ही में एक मूवी बनाया गया था संतोष, जिस मूवी को सीबीएफसी ने बैन ही कर दिया इंडिया में रिलीज होने से। इस मूवी में था क्या, दलितों के ऊपर अपर कास्ट लोगों का अत्याचार दिखाया गया है, दलितों की लड़कियों के साथ सेक्सुअल वायलेंस दिखाया गया है, इस्लामोफोबिया मतलब मुस्लिम्स को टारगेट करना और पुलिस की ब्रुटैलिटी कि कैसे पुलिस अगर दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो वो इग्नोर कर देता है, रिपोर्ट भी नहीं लिखता कई बार तो। और अगर कोई कहीं पर चोरी होता है, क्राइम होता है तो मुस्लिम्स को बाय डिफॉल्ट ही शक की नजर से देखा जाता है, जो कि ट्रू है, आज की डेट में भी होता है ये सब। और इस वजह से इस फिल्म को, संतोष को इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्निशन मिला। ये फिल्म इंडिया में क्योंकि रिलीज तो नहीं हुआ, तो इस फिल्म का जो फिल्म मेकर है वो ब्रिटिश इंडियन है, तो उनके थ्रू एज अ ब्रिटिश फिल्म ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ। इंटरनेशनली इतना रिकॉग्निशन, इतनी अप्रिशिएशन मिलने के बावजूद यह फिल्म इंडिया में बैन है क्योंकि ये इंडिया की सच्चाई दिखा रहा है। ऐसे ही एक और ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म था जो इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया गया, द वॉइस ऑफ हिंद रजाब। तो ये इजराइल और पैलेस्टाइन के वॉर में जितने लोगों को ब्रूटली मारा गया है गाजा में, उसके ऊपर ये एक मूवी है कि एक बच्चे की पूरी फैमिली को इजराइल मिलिट्री फोर्सेस पूरा खत्म कर देते हैं और वो बच्ची कोइंसिडेंटली गाड़ी में बच जाती है और इवेंचुअली उस बच्ची को भी इजरायली फोर्सेस आके मार देते हैं ब्रूटली। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को 23 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है वेनिस फिल्म फेस्टिवल में। इस फिल्म को इंटरनेशनली सारे देशों में दिखाया जा रहा है, बट इंडिया में बैन है। क्यों? क्योंकि अगर इस फिल्म को इंडिया में रिलीज होने दिया गया तो इंडिया के साथ इजराइल की डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है उस पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसको हम पब्लिक कैसे कर सकते हैं, हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। ऐसे ही एक और फिल्म था फूले, जिसमें दिखाया गया कि दलितों पर ब्राह्मण कितने अत्याचार करते हैं, एंड इस फिल्म को भी हमारे सेंसर बोर्ड ने हेवीली सेंसर करा। वॉइस, डायलॉग, सीन्स, बहुत सारी चीजों को चेंज करने को बोला। जो फिल्म सच्चाई दिखाता है विदाउट प्रोपेगेंडा, विदाउट नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोसाइटी, उन फिल्मों को रिलीज नहीं करने दिया जाता। और जो फिल्म तुम्हारे प्रोपेगेंडा, तुम्हारे एजेंडा को सही बताएगा, उन फिल्मों को रिलीज होने दिया जा रहा है, चाहे कितने ही उसमें ब्रूटल सीन्स हो। फिल्म के ऑलमोस्ट हर शॉट में, हर 10 सेकंड में, हर एक कैरेक्टर, चाहे वो हमजा हो, चाहे वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के हेड हो, हर एक आदमी सिगरेट फूंक रहा है।
हर 10 सेकंड पे, हर 5 सेकंड में उनको सिगरेट फूंकना है। भाई इतना क्या सिगरेट, भाई सिगरेट फूके जा रहा है, फूके जा रहा है, फूके जा रहा है। अरे भाई रुक जाओ। और सिर्फ ये धुरंधर नहीं, एनिमल, पुष्पा, केजीएफ वगैरह वगैरह, ये सारे जो बैड एस माचो टाइप के मूवी है, इन सारे मूवीज में स्मोकिंग को इतना बढ़ा चढ़ा के हर मूवी में क्यों दिखाया जाता है? क्या ये सिगरेट कंपनीज की कोई स्ट्रेटेजी है कि हम लीगली तो डायरेक्टली इंडिया के रूल के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते मूवीज में या एड्स में, तो क्यों ना हम घुमा फिरा के इनडायरेक्टली इन चीजों में पैसे देकर अपना प्रमोशन करवाए, ताकि सिगरेट पीने को एक मासी, बैड एस, पावरफुल और माचो टाइप के पर्सपेक्टिव से देखे लो। क्या ये सिगरेट कंपनीज की एक अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है? आप मुझे कमेंट में बताना। धुरंधर मूवी के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये वेल मेड एक प्रोपागेंडा है, बट ये अभी वेल मेड भी नहीं रहा, क्योंकि मूवी में एक सीन है वॉशरूम के अंदर फाइट का, जिस सीन में कैमरामैन प्रॉपर दिख रहा है। मतलब ये कैसी डिटेलिंग है फिल्म का कि कैमरामैन ही दिख रहा है। आप अगर मूवी देखने जाने वाले हो या फिर दूसरी बार जाने वाले हो, तो उस वॉशरूम के अंदर जो फाइट सीन है उसको ध्यान से नोटिस करना। उसमें लेफ्ट की तरफ आपको एक कैमरामैन दिखेगा मिरर में। मतलब ये तो बेसिक चीज है, ये चीजें भी सेंसर नहीं करा। अगली चीज जो मुझे सबसे प्रॉब्लमेटिक लगा इस फिल्म में, वो है इस फिल्म की एक्सेंट। ये स्टोरी, ये स्पाई ऑपरेशन सारा पाकिस्तान का दिखाया जा रहा है, बट कोई पाकिस्तानी एक्सेंट नहीं है पूरी फिल्म में। भाई पाकिस्तान में ऐसे हमारे यहाँ की तरह हिंदी नहीं बोला जाता, वहां पे उर्दू के वर्ड्स यूज होते हैं, वहां पे एक्सेंट अलग है। वो एक्सेंट ही नहीं है, वो इंडिया वाले एक्सेंट ही नहीं है फिल्म में। ये दो ऐसी चीज है जो छोटे से छोटा डायरेक्टर भी अपना ध्यान में रखता, बट आदित्य धर ने इस चीज को जरूरी नहीं समझा। एंड ऊपर से इस मूवी में स्क्रीन प्ले भी पुअर है। लास्ट में जब मेजर इकबाल हमजा को घर के अंदर बंद कर लेता है और मेजर इकबाल हमजा के साथ डायलॉग बाजी कर रहा है, जो टेक्निक आज से 50 साल पहले यूज करा जाता था कि विलेन ने हीरो को पकड़ लिया है और डायलॉग बाजी कर रहा है और हीरो के लोग चारों तरफ उसको घेर रहे हैं, वो 50-60 साल पहले जो टेक्निक यूज होता था वो इस मूवी में यूज करा गया है। मेजर इकबाल ने जब हमजा को पकड़ लिया था घर में, तो वो 1 सेकंड में ही गोली मार दो। मतलब इतनी डायलॉग बाजी कौन करता है? मूवी देखते हुए मुझे समझ में आ रहा था, नहीं भाई अभी कुछ होने वाला है, ये इतना डायलॉग बाजी क्यों हो रहा है? और ये एक पुअर स्क्रीन प्ले की निशानी है। एक और सीन था जब मेजर इकबाल के साथ हमजा ब्रूटली, मतलब मौत की लड़ाई लड़कर मेजर इकबाल को मारकर वापस आ गया, मतलब मौत के मुंह से छूकर वापस आने जैसा लड़ाइया लड़ रहा था। वो उसको जितना मारा गया था ना, वो बहुत ब्रूटल था। फिर उसके बाद आईएसआई के ऑफिसर्स उसको पकड़ के मारते हैं और फिर उसके बाद धमकियां देकर वगैरह उसको इंडिया लाया जाता है और उसके मुंह पे ये है। भाई इससे ज्यादा तो बाइक से गिर जाने पे चोट आता है। किसी बाइक में अगर आपको एक्सीडेंट हो जाएगा ना, इससे ज्यादा चोट आएगा। और ये से लड़कर आईएसआई से मार खाकर इसका सिर्फ इतना नुकसान हुआ है। एंड दिस इज अ पुअर स्क्रीन प्ले। और सबसे बड़ा जो प्रोपेगेंडा है वो है इस फिल्म का डिस्क्लेमर। खुद डिस्क्लेमर ये बोल रहा है ये फिल्म फैक्ट में भी आधारित है और फ्रिक्शनल चीजें भी है। मतलब या तो तुम फ्रिक्शनल बनाओ कि हम समझ ले कि भाई ये फ्रिक्शनल है, इसमें सारी चीजें बना बना के दिखाया जा रहा है, या तो तुम फैक्ट के ऊपर बनाओ, प्योर फैक्ट के ऊपर, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। बट नहीं, इनको तो प्रोपेगेंडा खेलना है। और प्रोपेगेंडा तभी होता है जब फैक्ट के साथ फ्रिक्शनल मिक्स कर दिया जाए। इससे होगा ये कि लीगली तुम चैलेंज नहीं कर सकते कि कौन सा फैक्ट है कौन सा प्रोपेगेंडा है। मतलब हम सच भी दिखाएंगे और उसमें बीच बीच में हमारी मन घड़न बनाकर चीजें डाल भी देंगे। इसे ही तो कहते हैं प्योर प्रोपेगेंडा। बाकी मैं एंड में इतना ही कहूंगा कि फ्यूचर में भी शायद ऐसे प्रोपेगेंडा मूवीज बनेंगे। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हो पहली बार, वो चीज आप पहले वेरीफाई करो, फिर अपने दिमाग में स्टोर करना, क्योंकि प्रोपेगेंडा मूवी बना के आपको इन्फ्लुएंस करना बहुत ईजी है।